ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 351। तुमने अभी क्या कहा? सेबेस्टियन ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा। उसे लगा कि उसके कान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मैं कल ओलिविया को मारने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे फंसाने की कोशिश की, ये सोचकर कि यह एक अच्छा विदाई उपहार होगा, इवान ने एक बार फिर उसी सहज स्वर में कहा। सेबेस्टियन एक बार फिर वही बात सुनकर दंग रह गया और बिना कुछ कहे बस उसे बहुत देर तक देखता रहा। इवान ने भी कुछ नहीं कहा और बिना कुछ किए बस वहीं खड़ा रहा। क्यों? तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? 1 मिनट बाद सेबेस्टियन ने आखिरकार अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ पूछा। इवान ने सेबेस्टियन की बात सुनकर एक भान उठाए और मजाकिया लहजे में कहा, तुम ये सुनकर काफ़ी शांत हो कि मैं शहर के एक जोड़ रैंक के शिकारी को मारने जा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी उस कुतिया को मारना चाहते हो? सेबेस्टियन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसी गंभीर चेहरे से उसे देखता रहा। इवान ने ये देखकर अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं उसे क्यों मारना चाहता हूँ। क्या तुम उन लेखों के बारे में बात कर रहे हो जो उसने पोस्ट किए थे और व्यवहारिक परीक्षा के दौरान उसने तुम्हारे साथ क्या किया? सेबेस्टियन ने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। हाँ, इवान ने अपना सिर हिलाया। इवान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर सेबेस्टियन के चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाई दिया। सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसे मारना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? छोटी सी बात? इवान के चेहरे पर शांत भाव भी गायब हो गए। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो बकवास मत करो, उसने ठंडे लहजे में कहा। उसके बेवकूफ़ाना लेखों की वजह से वह उस समय लगभग मर गया था। प्रैक्टिकल परीक्षा के बाद वह एक्वाविले सिटी जाने से पहले अपने सम्राट कोर की रैंक को सी तक बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके लेखों की वजह से उसे सी रैंक पर आगे बढ़ने से पहले एक्वाविलेन सिटी के लिए निकलना पड़ा, जहां उसे लेयला ने अगवा कर लिया। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उसे ऑब्डैन मिशन से सी रैंक तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त कोर मिले होते तो वह लेयला द्वारा पकड़े जाने के बाद बच नहीं पाता। उसने सेबेस्टियन को लेयला और इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताया क्योंकि मूल लेयला पहले ही मर चुकी है और वर्तमान लेयला इलुसिया है जो उसके लिए काम कर रही है। अगर उसने उसे उसके बारे में बताया तो उसे अपने छाया पुनरुत्थान कौशल के बारे में भी समझाना होगा, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह किसी को भी उसके बारे में बताए उसका छाया पुनरुत्थान कौशल। ये कौशल किसी के खिलाफ उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। सेबेस्टियन तब हैरान रह गया जब उसने इवान की ठंडी नज़र देखी और समझ नहीं पाया कि वह क्यों नाराज़ था। तुम्हें उसे मारने के लिए एक अच्छे कारण की ज़रूरत है ना? इवान ने सेबेस्टियन की उलझन भरी नज़र की परवाह नहीं की और बोलना जारी रखा। चूंकि वह उसे यह नहीं बता सकता कि वह उसकी वजह से लगभग कैसे मर गया, इसलिए वह उसे सिर्फ ये बताएगा कि उसने हाल ही में ओलिविया के बारे में क्या पता लगाया है। तुम्हें लियोन की मौत के बारे में पता है ना? उसने सेबेस्टियन से पूछा जो अभी भी उलझन में था। क्या तुम अकादमी के उस छात्र के बारे में बात कर रहे हो जो हाल ही में अभिशाप के कारण मर गया? सेबेस्टियन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, इवान ने अपना सिर हिलाया। ओलिविया ही थी जिसने उस पर यह अभिशाप लगाया था। क्या? सेबेस्टियन इवान की बात सुनकर हैरान रह गया और उससे पूछा, वह उस पर अभिशाप क्यों लगाएगी? यह एक प्रतिबंध प्रकार का अभिशाप था, इसलिए ये स्पष्ट है कि उसने इसे उस पर इसलिए लगाया क्योंकि वह कुछ छिपाना चाहती थी। इवान ने कहा, यह भूले बिना कि एलिसिया ने अभिशाप के बारे में उसे क्या बताया था और वह क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। सेबेस्टियन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। डार्क गिल्ड के साथ उसका संबंध, इवान ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इवान की बात सुनकर सेबेस्टियन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अगर इवान ने जो कहा वह सच है तो एस्ट्रेट सिटी के अंदर की स्थिति बहुत खतरनाक है। ओलिविया एक के जोड़ रैंक की शिकारी है और गोल्ड रैंक गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। कई कालकोठरी हैं जो उसके गिल्ड द्वारा नियंत्रित हैं। इन कालकोठरियों में से कुछ ए रैंक की हैं और कई बी रैंक और उससे नीचे की हैं। अगर वह वास्तव में डार्क गिल्ड के साथ काम कर रही है और उसने उन कालकोठरियों के अंदर डार्क गिल्ड के दुर्गंधयुक्त वातावरण का इस्तेमाल किया है, तो वह एक ही समय में कई कालकोठरी विस्फोटों का कारण बन सकती है जो शहर की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हो। सेबेस्टियन ने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और इवान से बहुत गंभीर आवाज़ में पूछा। इवान ने भी उससे कुछ नहीं छिपाया और उसे वह सब कुछ बता दिया जो लियोन ने उससे कहा था। तो लियोन भी डार्क गिल्ड के लिए काम कर रहा था? सेबेस्टियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे याद आया कि कैसे वैलेरी उसे अपने साथ फ्रॉस्ट वर्ल्ड कालकोठरी में ले जाने वाली थी। अगर कोई और होता तो सेबेस्टियन तुरंत उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि इवान ही वैलेरी को डार्क गिल्ड के बारे में जानकारी देता था, इसलिए वह इवान की कही गई बातों को अनदेखा नहीं कर सकता था। साथ ही अपने कौशल के कारण वह आसानी से बता सकता था कि इवान झूठ नहीं बोल रहा था।
अगर तुम्हें पता था कि वह डार्क गिल्ड के साथ सहयोग कर रही है तो तुमने इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? सेबेस्टियन ने इवान को संकुचित आंखों से देखते हुए पूछा। मैं खुद उसकी देखभाल करने के बारे में सोच रहा था, तो मैं इसके बारे में किसी को क्यों बताऊंगा? इवान ने सेबेस्टियन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। सेबेस्टियन ने अपना सिर हिलाने से पहले काफी देर तक इवान को देखा। इस मामले को भूल जाओ, मैं खुद ही इसका ख्याल रखूंगा, सेबेस्टियन ने ओलिविया से मिलने के बारे में सोचते हुए कहा। अरे, मुझे लगता है कि मुझे ही यह कहना चाहिए, इवान ने सेबेस्टियन की बात सुनते ही तुरंत कहा। क्या यह आदमी मजाक कर रहा है? ओलिविया एक एजोर रैंक की शिकारी है, जिसका मतलब है कि उसकी सेना के लिए एक और एजोर रैंक की शैडो अनडेड। कोई रास्ता नहीं है कि वह इस आदमी को अपने भविष्य के शैडो अनडेड के साथ खिलवाड़ करने दे। साथ ही वह एक एजोर रैंक की शिकारी है, मुझे यकीन है कि मैं उससे कई अच्छी चीजें हासिल कर पाऊंगा। आपको ओलिविया के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही उसका ख्याल रखूंगा, इवान ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। यह पहली बार था जब सेबेस्टियन ने इवान के चेहरे पर एक गंभीर भाव देखा, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। तुम समझ नहीं रहे हो, अगर वह सच में डार्क गिल्ड के साथ काम कर रही है तो पूरे शहर की सुरक्षा दांव पर है। मैं तुम्हें अकेले इतने गंभीर मामले को संभालने नहीं दे सकता, और चूंकि वह प्लस रैंक की शिकारी है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हम उससे डार्क गिल्ड के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्थिति को समझता हूँ। ठीक है, इवान ने आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में कहा। बस मुझे 2 दिन दो और मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। जहां तक जानकारी की बात है, इवान ने सेबेस्टियन को एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई। मेरा विश्वास करो, जब मेरे दुश्मन से जानकारी इकट्ठा करने की बात आती है तो मुझसे बेहतर कोई नहीं है। इवान अपने कमरे में वापस आया और चेहरे पर थकावट लिए बिस्तर पर गिर पड़ा। सेबेस्टियन को बार बार यह भरोसा दिलाने के बाद कि वह ओलिविया से सारी जानकारी हासिल कर लेगा, वह आखिरकार उसे इस मामले से दूर रहने के लिए राजी करने में सफल हो गया। लेकिन सेबेस्टियन ने उसे ये भी चेतावनी दी कि अगर ओलिविया की वजह से शहर के अंदर कुछ हुआ तो उसे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। इवान को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह ओलिविया के कुछ करने से पहले ही उसका ख्याल रखने की योजना बना रहा था। अरे, उसकी पूरी बातचीत में जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा समय लग गया, इवान ने अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा। उसे लगा कि वह उन्हें ये बताने के बाद वापस सो जाएगा कि उसे गोल्डन लाइटनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सेबेस्टियन की वजह से उसे उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया। अगर उसे यह नहीं पता होता कि मैंने ही एडम को मारा है तो मैं उसे कभी नहीं बताता कि मैं ओलिविया को मारने जा रहा हूं। अगर उसने सेबेस्टियन को बताए बिना ओलिविया को मार दिया तो इवान को यकीन था कि सेबेस्टियन उस पर शक करेगा, क्योंकि उसने एडम के साथ जो किया था। इसलिए उसे मारने के बाद ओलिविया के बारे में बताने के बजाय उसने उसे मारने से पहले सब कुछ बता दिया। वह दिमागी रूप से मृत महिला मुझे मेरे गॉन्टलेट दिए बिना कालकोठरी अन्वेषण के लिए चली गई, इवान ने गुस्से में कहा, क्योंकि सेबेस्टियन ने उसे वैलेरी के बारे में जो बताया था। वह नेफ्लियम शहर से वापस आने के बाद उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उससे संपर्क नहीं कर पाया। पहले उसने सेबेस्टियन से उसके बारे में पूछा और उसने उसे बताया कि वह टूर्नामेंट से पहले खुद को प्रशिक्षित करने के लिए कालकोठरी अन्वेषण के लिए गई थी और उसे वापस आने में लगभग 10 दिन लगेंगे। उसने सेबेस्टियन से पूछा कि क्या वह अपने गॉन्टलेट की स्थिति जानता है, लेकिन वह उसे कुछ भी बताए बिना वहां से चला गया। इवान ने अपनी आंखें बंद की और अपने शैडो स्टोरेज को स्कैन किया। उसके सभी शैडो अनडेड उसके शैडो स्टोरेज के अंदर अपने अपने काम कर रहे थे। उसने उन्हें अनदेखा किया और अपने शैडो स्टोरेज के अंदर बचे हुए कोर को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे अपने प्राइम कोर की रैंक को भी जोड़ तक बढ़ाने के लिए इतने सारे कोर का उपयोग करना होगा, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा, अपने कोर की लालची प्रकृति के कारण अवाक महसूस कर रहा था। मेरे पास अब जो कोर हैं उनमें से ज़्यादातर थॉर्नब्लूम मॉन्स्टर्स के हैं, जिन्हें मैंने सहेज कर रखा है ताकि मैं उनकी ऊर्जा अवशोषण कौशल प्राप्त कर सकूं और इसे भक्षण कौशल के साथ मिला सकूं। उन कोर के अलावा इवान के पास एक A+ रैंक कोर था जो उसे जंगल में मारे गए भालू से मिला था जब वह C रैंक पर पहुंचा था, और एक A रैंक कोर जो उसे लैला के स्टोरेज रिंग से मिला था। मैं उन्हें बाद में पर्याप्त आराम करने के बाद अवशोषित करूंगा, इवान ने कहा, और सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने ही वाला था कि उसने कुछ देखा। भाड़ में जाओ, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ, इवान चिल्लाया और उठ बैठा। जल्द ही उसके शैडो स्टोरेज से एक स्टोरेज रिंग निकली और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। चलो देखते हैं कि गिल्ड मास्टर एडम ने मेरे लिए किस तरह की विरासत छोड़ी है, इवान ने कहा और स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ा। उत्साह के कारण इवान का पूरा शरीर कांप रहा था। अपने दुश्मन को मारने के बाद लूट की जांच करना आखिरकार सबसे अच्छा हिस्सा है। जब उसकी इंद्रियां अंदर प्रवेश करती हैं अंगूठी में, सबसे पहले उसने कुछ कपड़े देखे। इवान बेकार की चीजें देखने का आदी था, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया और दूसरी चीजों को देखा। लेकिन जल्द ही उसके हाव भाव अजीब और अजीब से बदतर होते चले गए।
ये किस तरह की स्टोरेज रिंग है? इवान ने जोर से गाली दी क्योंकि कपड़ों के अलावा स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ भी नहीं था। उसने अंगूठी को कुछ और बार ध्यान से स्कैन किया लेकिन पाया कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। क्या ये हो सकता है कि उसके पास एक और स्टोरेज रिंग हो? इवान ने कहा और उसने एडम के पूरे शरीर को अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से स्कैन किया और सोचा कि उसने अपनी मूल स्टोरेज रिंग को किसी गुप्त जेब या किसी और चीज़ में छिपा दिया होगा। कुछ भी नहीं है, लेकिन इवान को अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से एडम के शरीर को स्कैन करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उसने अपने हाथों में स्टोरेज रिंग को देखा और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे यह रिंग एक रैंक के शिकारी से मिली है। मुझे एडम की छाया मरे हुए से पूछना होगा कि इस रिंग में आखिर क्या गड़बड़ है, इवान ने कहा और रिंग को वापस अपने शैडो स्टोरेज में फेंक दिया। उसने एडम के शरीर को देखा जो उसके छाया भंडारण के अंदर था और फिर बिस्तर पर लेट गया। मैं अकादमी के अंदर अपनी छाया पुनरुत्थान कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। वह बूढ़ा पीछा करने वाला भी यहाँ है, कौन जानता है कि उसने किसी बेतरतीब कारण से मुझ पर झांकने का फैसला किया है। इवान ने अपने छाया भंडारण के अंदर देखना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ऊर्जा अवशोषण कौशल प्राप्त करने के लिए शेष कोर को अवशोषित करने और एडम को एक छाया मरे में बदलने के अलावा मुझे अपने छाया मरे की नई ताकत का भी परीक्षण करना है। उसके शैडो मरे की शक्ति उसके ग्रोथ लिंक कौशल की वजह से बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वह अपने शैडो मरे की वर्तमान शक्ति सीमा जानना चाहता था। मुझे अपनी वर्तमान शक्तियों की बेहतर समझ भी हासिल करनी है। एडम के खिलाफ लड़ते समय मैं अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाया क्योंकि मेरी रैंक बहुत तेज़ी से बढ़ी। जल्द ही इवान उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए सो जाता है जो उसे करने की ज़रूरत है। वह पिछले कुछ दिनों से लगातार कोर को अवशोषित कर रहा था और इसकी वजह से ठीक से सो नहीं पा रहा था। वह 8 घंटे से ज़्यादा समय तक एक मृत लॉग की तरह सोया और शाम को उठा। जागने के बाद वह अकादमी से बाहर निकल गया और शहर के एक प्रशिक्षण केंद्र की ओर चला गया। उसने नाथन की वजह से अकादमी के अंदर प्रशिक्षण नहीं लेने का फैसला किया। हालांकि अकादमी के अंदर सभी प्रशिक्षण कक्ष एक दूसरे से अलग हैं और छात्रों को अच्छी गोपनीयता देते हैं, फिर भी उसे डर था कि नाथन उसे अपने छाया मरे हुओं के साथ प्रशिक्षण लेते हुए देख लेगा। जल्द ही इवान शहर के एक प्रशिक्षण केंद्र में पहुंच गया और एक रैंक प्रशिक्षण कक्ष के अंदर प्रशिक्षण के लिए भारी कीमत चुकाने के बाद वह उसके अंदर चला गया। एलिसिया टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ी और प्रशिक्षण कक्ष की दीवार से टकरा गई। ठीक है, रुको, इवान ने कहा और जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर अपना प्रशिक्षण शुरू किए हुए उसे 6 घंटे हो चुके थे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले उसने अपने सभी छाया मरे हुओं की शक्ति का परीक्षण किया। एलिसिया, नेक्रोस, एक्वा और एक्लिप्स पहले से ही सामान्य बीजोड़ रैंक राक्षसों से अधिक शक्तिशाली थे और इवान उनकी नई ताकत का परीक्षण करने के लिए काफ़ी उत्साहित था और वह उनकी वृद्धि से निराश नहीं था। अब नेक्रोस और एक्वा एलिसिया के बराबर थे, इससे पहले कि उसे ग्रोथ लिंक स्किल से पावर बूस्ट मिले। दूसरी ओर एलिसिया अब रैंकर्स के खिलाफ लड़ सकती है, लेकिन जिस शैडो अनडेड ने इवान को सबसे ज़्यादा हैरान किया वह निश्चित रूप से एक्लिप्स था। पहले एक्लिप्स बी रैंक पर था, लेकिन ग्रोथ लिंक की वजह से यह बी जोड़ रैंक पर पहुंच गया। बी जोड़ रैंक पर पहुंचने के बाद भी इसकी समग्र शक्ति नेक्रोस और एक्वा की तुलना में थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन बी जोड़ रैंक पर पहुंचने के बाद इसकी स्टील्थ संबंधी क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। अपने मौजूदा कौशल के साथ यह एक बहुत अच्छा हत्यारा बन सकता है और बी जोड़ रैंक पर मौजूद शिकारियों या राक्षसों को आसानी से मार सकता है। लेकिन इवान को सबसे आश्चर्यजनक बात यह लगी कि बी जोड़ रैंक पर पहुंचने के बाद एक्लिप्स को एक नया कौशल मिला। इवान ने सोचा कि चूंकि उसके शैडो अनडेड वास्तव में जीवित नहीं हैं, इसलिए उन्हें केवल उसके ग्रोथ लिंक कौशल के कारण शक्ति में वृद्धि मिलेगी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक्लिप्स की शक्ति का परीक्षण कर रहा था, तो उसने उसे बताया कि बी जोड़ रैंक पर पहुंचने के बाद उसे एक नया कौशल मिला है। और उसे जो कौशल मिला वह कोई सामान्य कौशल नहीं था। उसे जो कौशल मिला वह एक अद्वितीय कौशल था। एक्लिप्सिंग स्ट्राइक अद्वितीय कौशल। आप 3 मिनट के लिए एक अस्थायी सूर्य ग्रहण को बुला सकते हैं जिससे क्षेत्र अंधेरे में डूब जाएगा। इस दौरान आपको अपार शक्ति प्राप्त होगी। कूल डाउन समय 4 घंटे। इवान अपने ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव के कारण एक्लिप्स के नए कौशल का विवरण देख पाया। हालांकि उसके ग्रोथ लिंक का दूसरा प्रभाव अभी भी ठंडा हो रहा है, फिर भी वह अपने शैडो अनडेड के पास मौजूद कौशल का विवरण देख सकता है। जब इवान ने पहली बार कौशल का विवरण पढ़ा तो उसे यह विशेष नहीं लगा और उसे लगा कि यह एक कमज़ोर अनोखा कौशल है। लेकिन जब उसने एक्लिप्स से कौशल का उपयोग करने के लिए कहा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। एक्लिप्स को कौशल का उपयोग करते हुए देखने के बाद ही उसे पता चला कि यह कौशल कितना हास्यास्पद है। मुझे किसी कौशल को उसके सरल विवरण के कारण कम नहीं आंकना चाहिए, इवान ने सोचा और अपने मुंह को हिलाते हुए अपने दाहिने हिस्से की ओर देखा। अरे एडम, मैंने पहले ही कहा था कि रुको। तुम अभी भी अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वापस क्यों नहीं ला रहे हो?
इवान ने एडम की तरह दिखने वाले एक मानवीय छाया मरे हुए व्यक्ति को देखते हुए पूछा। सॉरी मास्टर, एडम ने इवान की बात सुनने के बाद तुरंत अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग करना बंद कर दिया। जैसे ही एडम ने अपने कौशल का उपयोग करना बंद किया, इवान ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और उसकी तनावग्रस्त मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। प्रशिक्षण कक्ष में जाने के बाद उसने एडम को एक छाया मरे हुए व्यक्ति में बदल दिया। जब उसने उस पर अपने छाया पुनरुत्थान कौशल का उपयोग किया तो वह पहले 2 बार विफल रहा। 2 बार असफल होने के बाद इवान डर गया और उसने सोचा कि एडम का शरीर जंगल में A+ रैंक वाले भालू की तरह ही फट जाएगा, लेकिन सौभाग्य से वह अपने तीसरे प्रयास में सफल रहा। उसे एक छाया मरे हुए में बदलने के बाद उसने उससे ये भी पूछा कि उसके स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ भी क्यों नहीं है। स्टोरेज रिंग के खाली होने का कारण सुनने के बाद इवान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। एडम के अनुसार वह और जैक दोनों ही अपने स्टोरेज रिंग में कुछ भी नहीं लाए थे, क्योंकि इवान ने जैक के साथ उनके पिछले 2 मुठभेड़ों में जो कुछ किया था। आने से पहले जैक ने एडम को स्टोरेज रिंग लूटने के अपने शौक के बारे में बताया। भले ही एडम को यकीन था कि इवान उससे बच नहीं पाएगा, फिर भी वह अपने स्टोरेज रिंग के अंदर कुछ भी नहीं लाया ताकि अगर इवान किसी तरह बैरियर से बच भी जाए तो वह उससे कुछ भी नहीं ले पाएगा। इवान ने उससे ये भी पूछा कि उसने उसे कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद उस बैरियर के अंदर कैसे भेजा, और पता चला कि एडम ने उसे बैरियर के अंदर भेजने के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाली कलाकृति का इस्तेमाल किया था। इवान ने जब ये सुना तो वह निराश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि एडम ने उसे वहां टेलीपोर्ट करने के लिए अपने किसी कौशल का इस्तेमाल किया है। अगर एडम के पास टेलीपोर्टेशन प्रकार का कौशल होता तो वह अपने ग्रोथ लिंक कौशल का इस्तेमाल करके इसे लेता। आखिरकार टेलीपोर्टेशन प्रकार का कौशल एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचा सकता था। अपने शैडो अनडेड की नई शक्तियों को बेहतर ढंग से समझने के बाद उसने अपना खुद का प्रशिक्षण शुरू किया। उसने एडम से प्रशिक्षण के दौरान अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग करने के लिए कहा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर प्रशिक्षण सामान्य प्रशिक्षण से कहीं अधिक फायदेमंद था। इवान ने अपना फ़ोन निकाला और देखा कि आधी रात हो चुकी थी। मुझे अपनी शक्तियों को ठीक से नियंत्रित करने से पहले अभी भी थोड़ा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इवान ने बड़बड़ाया और एक बार फिर से अपना प्रशिक्षण शुरू करने से पहले 1 घंटे तक आराम किया। उसने पूरी रात प्रशिक्षण लिया और सुबह 6 बजे प्रशिक्षण केंद्र से निकल गया। प्रशिक्षण केंद्र से निकलने के बाद इवान ने जम्हाई ली, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मुझे अब उस कुतिया का ख्याल रखने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने बड़बड़ाया और अकादमी की ओर चलना शुरू कर दिया। वह पूरी रात प्रशिक्षण के बाद पूरी तरह से थक गया था और बस एक अच्छी झपकी लेना चाहता था। मैंने सेबेस्टियन से कहा कि मैं आज ओलिविया का ख्याल रखूंगा। लगता है कि मैं आज रात भी सो नहीं पाऊंगा, इवान ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। उसने सेबेस्टियन को एक संदेश भेजा जिसमें उसे ओलिविया के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देने के लिए कहा। उसे संदेश भेजने के बाद इवान ने टेरी को कॉल करने से पहले एक पल के लिए सोचा, वह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। जब टेरी ने कॉल नहीं उठाया तो इवान ने बड़बड़ाया। उसने उसे कुछ और बार कॉल किया, लेकिन टेरी ने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। शायद वह अभी भी सो रहा है, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि अभी भी सुबह के 6 बज रहे थे और उसने उसे बाद में कॉल करने का फैसला किया। अकादमी में अपने कमरे में वापस आने के बाद वह बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया, जबकि वह सोच रहा था कि आज रात वह ओलिविया के साथ कैसे पेश आएगा। शाम के 7 बजे, अभी भी फ़ोन नहीं उठा। हो, इवान ने बुदबुदाया और चेहरे पर शिकन लिए अपना फ़ोन रख दिया। वह काफ़ी समय से टेरी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। उसने टेरी के गिरोह के अन्य सदस्यों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे भी संपर्क नहीं कर पाया। वह टेरी से ओलिविया पर नज़र रखने के लिए कहना चाहता था। इवान जानता था कि टेरी और उसके गिरोह के लिए ओलिविया का हर समय पीछा करना असंभव है, जिस तरह से वे लियोन का पीछा करते थे। आखिरकार लियोन के विपरीत ओलिविया एक जोड़ रैंक की शिकारी है, और अगर टेरी और उसके गिरोह के अन्य सदस्य उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें आसानी से देख पाएगी। लेकिन इवान को उनका पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी। वह बस उनसे ये पूछना चाहता था कि जब वह अपनी गिल्ड बिल्डिंग से बाहर निकले तो उसे सूचित करें। वह आज रात उसकी देखभाल करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब तक वह गिल्ड बिल्डिंग के अंदर रहेगी वह उस पर हमला नहीं कर सकता था। उसके गिल्ड के अंदर बहुत से लोग होंगे और वह उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके आसपास बहुत से लोग हैं। अगर वह ओलिविया के खिलाफ लड़ता है जब उसके आसपास बहुत से लोग हैं, तो बहुत संभावना है कि बहुत से लोग मर जाएंगे। ओलिविया एक जोड़ रैंक की शिकारी है जो एडम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर वह भी उसकी तरह पागल हो जाती है तो वह जो नुकसान पहुंचाएगी वह उससे कहीं ज़्यादा होगा। एडम द्वारा नष्ट किए गए क्षेत्र के विपरीत ट्वाइलाइट गिल्ड शहर के हलचल भरे क्षेत्र में स्थित है। अगर वह वहां कोई विनाशकारी कौशल का उपयोग करती है तो ये सामान्य लोगों के लिए विनाशकारी होगा। और इवान जानता था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे सेबेस्टियन से निपटना होगा।
यही कारण है कि वह अपनी चाल तब चलने के बारे में सोच रहा है जब वह अपनी गिल्ड बिल्डिंग छोड़ देगी। उसने सेबेस्टियन से ओलिविया के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी मांगी, जैसे कि वह कहाँ रहती है या उसके साथ कोई रहता है या नहीं। सेबेस्टियन ने उसे कुछ समय पहले ही उसकी जानकारी भेजी थी और आश्चर्यजनक रूप से उससे मिली जानकारी के अनुसार ओलिविया अकेली रहती है और उसके घर में नौकरानी भी नहीं है। ये जानने के बाद कि वह अकेली रहती है और उसका घर कहाँ है, इवान पहले से ही जानता था कि बिना किसी नुकसान के उसकी देखभाल कैसे करनी है। लगता है मुझे उसके गिल्ड भवन के बाहर अकेले ही इंतजार करना पड़ेगा। इवान ने टेरी से संपर्क न कर पाने पर आह भरी और अकादमी छोड़ दी। बाहर आने के बाद उसने शैडो विंग स्किल का इस्तेमाल किया और ट्वाइलाइट गिल्ड की ओर उड़ गया। अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से उसे ट्वाइलाइट गिल्ड के पास पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ट्वाइलाइट गिल्ड का इलाका काफ़ी बड़ा था और लगभग 10 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था। गिल्ड के ज़्यादातर इलाके में ट्रेनिंग ग्राउंड थे। इवान आसमान में ऊपर तैर रहा था और अपनी बाज की नज़र की स्किल की वजह से वह कई शिकारियों को देख सकता था जो गिल्ड के बाहरी ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह का बोरिंग काम करना पड़ेगा, इवान ने आसमान से नीचे देखते हुए खुद से सोचा। 5 मिनट बाद, अरे मैं अब और नहीं सह सकता, इवान ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा। सिर्फ 5 मिनट में उसे पता चल जाता है कि इस तरह का काम उसके लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ये 5 मिनट उसे 5 घंटे जैसे लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे एहसास हुआ कि वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके गिल्ड बिल्डिंग के अंदर नहीं देख सकता। मैंने सोचा था कि अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके मैं ये पुष्टि कर पाऊंगा कि ओलिविया बिल्डिंग के अंदर है या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिल्डिंग किसी संरचना द्वारा सुरक्षित होगी, इवान ने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं ये पुष्टि किए बिना उसका यहाँ इंतजार नहीं कर सकता कि वह बिल्डिंग के अंदर है या नहीं, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। अचानक इवान के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और जल्द ही उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। अगर यह चीज़ काम करती है तो मुझे यहाँ उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे इवान का रूप बदलने लगा। उसके छोटे काले बाल लंबे लाल बालों में बदल गए, उसकी काली आंखें लाल हो गईं और 1 मिनट से भी कम समय में वह मार्गरेट जैसा दिखने लगा। मार्गरेट एस्टार्ट सिटी के एस रैंक के शिकारियों में से एक है, इसलिए ये सामान्य है कि इवान उसके बारे में जानता था। मार्गरेट अपने गुस्सैल स्वभाव और अनियंत्रित रवैये के लिए पूरे शहर में मशहूर है। इवान ने इलुसिया के हुनर का इस्तेमाल करके अपना रूप मार्गरेट जैसा बना लिया। अब जब वह मार्गरेट जैसा दिखने लगा है तो उसे बस इतना करना है कि वह घमंडी नज़र से गिल्ड बिल्डिंग के अंदर जाए और ओलिविया को अपने साथ आने के लिए कहे। उसने सेबेस्टियन के हुनर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वह आदमी उसके हुनर को जानता था और नाथन के हुनर का इस्तेमाल करने के लिए वह बूढ़े आदमी की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए उसके दिमाग में सबसे उपयुक्त व्यक्ति मार्गरेट आया। इवान ट्वाइलाइट गिल्ड के एस्पेस से कुछ दूर उड़ गया और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए ज़मीन पर उतर गया। उसने काली जीन्स और काली शर्ट पहनी हुई थी, इसलिए अपना हुनर बदलने के बाद भी वह अजीब नहीं लग रहा था। वह अपने चेहरे पर एक सहज भाव के साथ गिल्ड बिल्डिंग की ओर चला गया। वह बाहर से बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह काफ़ी नर्वस महसूस कर रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी योजना काम करेगी या नहीं। जब गिल्ड बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने मार्गरेट को आते देखा तो वह दंग रह गया। जब इवान उसके पास आया तो सुरक्षा गार्ड ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की और बिना कुछ किए वहीं खड़ा रहा। जब इवान गार्ड के पास आया तो उसने देखा कि सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ उलझन भी थी। इवान समझ सकता था कि मार्गरेट को देखकर गार्ड क्यों चौंक गया था, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि वह उसे उलझन भरी नज़रों से क्यों देख रहा था। लेकिन इवान ने अपने चेहरे के भाव की परवाह नहीं की और कांच का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अंदर से किसी और ने दरवाज़ा खोल दिया। जब इवान ने दरवाज़ा खुला देखा तो उसने अपना सहज और अलग भाव बनाए रखा। आखिरकार वह वर्तमान में एस रैंक का शिकारी है और इतनी छोटी सी बात पर घबरा नहीं सकता। लेकिन जब उसने देखा कि दरवाज़ा किसने खोला है तो उसका सहज और अलग भाव पूरी तरह से गायब हो गया। मैं मर चुका हूँ, इवान ने अपने सामने लाल बालों और लाल आंखों वाली एक महिला को खड़े देखकर मन ही मन चिल्लाया। तो किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मार्गरेट ने ओलिविया के दफ्तर से निकलते हुए सोचा। कल मैना स्टॉर्म के अंदर ओलिविया को देखकर उसे लगा कि कल सारा हंगामा ओलिविया ने ही किया था, लेकिन मामले की बारीकी से जांच करने पर उसे पता चला कि उसे किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। मैं उस कमीने को जरूर ढूंढूंगी जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मार्गरेट ने सोचा और बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वह दंग रह गई। किस बेवकूफ़ ने यह आईना दरवाजे के ठीक सामने लगा दिया? मार्गरेट ने चेहरे पर झुंझलाहट के साथ कहा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसने देखा कि उसके कपड़े और उसके प्रतिबिंब के भाव उसके से बिल्कुल अलग लग रहे थे। मुझे क्या करना चाहिए? इवान ने अपनी मौजूदा स्थिति का हल खोजने के लिए अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना मार्गरेट से यहाँ होगा। वह जानता था कि उसने कल उसे बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन उसने सोचा कि उसे पहले ही पता चल गया होगा कि कल सारा हंगामा ओलिविया ने नहीं किया था और वह यहाँ से पहले ही चली गई होगी। सोचते सोचते इवान को अचानक एक और समस्या का एहसास हुआ। मैं उसके सामने नहीं बोल सकता। गिरगिट ब्रह्मकौशल किसी को अपना रूप बदलने की अनुमति देता है, लेकिन यह उसकी आवाज़ नहीं बदलता है। इवान को अपनी उपस्थिति बदलने से पहले ही इस समस्या का पता था, लेकिन उसने उस समय इसकी परवाह नहीं की क्योंकि वह अंदर जाने के बाद बोलने की योजना नहीं बना रहा था। उसने अंदर जाने से पहले एक बहुत ही सरल योजना बनाई। मार्गरेट अपने अनियंत्रित व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए अंदर जाने के बाद वह एक घमंडी महिला की तरह व्यवहार करने की सोच रहा था, जिसे इन नीच प्राणियों के सामने अपना मुंह खोलने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। चूंकि वह गिल्ड की एक एस रैंक की शिकारी कर्मचारी है, इसलिए वह निश्चित रूप से ओलिविया को बताएगी कि वह यहाँ आई है। मार्गरेट के यहाँ होने का पता चलने के बाद ओलिविया उससे मिलने आएगी, लेकिन वह उसके सामने भी कुछ नहीं बोलेगा और बस उसे अपनी आंखों से ओझल कर देगा और उसका पीछा करेगा। हालांकि ओलिविया को यह अजीब लगेगा, फिर भी वह ये सोचकर उसका पीछा करेगी कि मार्गरेट उसे उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहती है जिसने उसे फंसाया है। जब वह उसका पीछा करेगी तो वह उसे गिल्ड से दूर ले जाएगा और उसके साथ काम खत्म कर देगा। योजना काफ़ी सरल थी, लेकिन सफलता की संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन अब जब वह असली मार्गरेट के सामने खड़ा है, तो क्या वह अभी भी एक घमंडी महिला की तरह व्यवहार कर सकता है? उसके व्यक्तित्व को जानते हुए वह उसे उसी क्षण जिंदा जला देगी जब वह उसके सामने घमंडी व्यवहार करने की कोशिश करेगा, खासकर उसके अपने चेहरे का इस्तेमाल करते हुए। तुम कौन हो? जैसे ही मार्गरेट को एहसास हुआ कि उसके सामने कोई दर्पण नहीं है, उसने इवान पर अपनी आभा का एक अंश लॉक करते हुए ठंडी आवाज में पूछा। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसकी नज़र में नकली मार्गरेट एक सामान्य व्यक्ति है। वह अपने शरीर से किसी भी तरह के मन को महसूस नहीं कर पा रही थी। वह यह महसूस नहीं कर पा रही थी कि इवान एक शिकारी है, क्योंकि उसका हाल ही में विलय किया गया कौशल श्राउडिंग शैडो विंग्स था। इवान को लगा कि उसके आसपास का माहौल थोड़ा भारी हो गया है क्योंकि मार्गरेट उसे डराने के लिए अपनी आभा का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि इस तरह का दबाव उसके लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने एक डरा हुआ भाव दिखाया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अनन, इवान ने अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाज़ निकाली। वह अभी भी डरा हुआ भाव दिखा रहा था, लेकिन उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और वह मार्गरेट को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसकी आदर्श हो। मार्गरेट ने अपनी भौं उठाई जब उसने देखा कि कैसे नकली मार्गरेट उसे देख रही थी। तुम कौन हो? इवान के आसपास का दबाव थोड़ा कम हो गया और मार्गरेट ने एक बार फिर पूछा। अनन, इवान ने एक बार फिर कुछ नहीं कहा और बस अपने मुंह की ओर इशारा करते हुए कुछ आवाज़ निकाली। मुझे लगता है कि आपको एक बार देखना चाहिए। क्या वह गूंगी है? मार्गरेट ने सोचा जब उसने नकली मार्गरेट को अपने मुंह की ओर इशारा करते हुए देखा। क्या तुम गूंगी हो? मार्गरेट ने इवान से पूछा, जिसने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया। अचानक इवान ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ टाइप करना शुरू कर दिया। जब मार्गरेट ने ये देखा तो वह समझ गई कि नकली मार्गरेट क्या कर रही थी और उसने उसे रोका नहीं। कुछ सेकंड के बाद इवान ने उसे अपना फ़ोन स्क्रीन दिखाया। नमस्ते, मैं मिया हूँ। मैं आपकी सबसे बड़ी प्रशंसक हूँ। क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हैं? मार्गरेट ने इवान द्वारा टाइप किए गए संदेश को पढ़ा और एक अजीब सा चेहरा बनाया। मुझे लगा कि वह मुझे बताएगी कि उसका चेहरा मेरे जैसा क्यों दिख रहा है। मार्गरेट ने सोचा और मूक मार्गरेट को कोसने से बचने के लिए खुद को रोक लिया। मुझे परवाह नहीं है कि आप मेरे प्रशंसक हैं या मेरी बहन, मार्गरेट ने कहा और इवान को संकुचित आंखों से देखा। मुझे बताओ कि आपके चेहरे में क्या गड़बड़ है। नकली मार्गरेट। इवान ने मार्गरेट को सुनकर एक शर्मिंदा चेहरा बनाया और एक बार फिर टाइप करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद उसने एक बार फिर उसे अपना फ़ोन स्क्रीन दिखाया। तुम मेरी आदर्श हो और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो। मैं तुम्हारी तरह दिखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना चेहरा बदलने के लिए मेकअप का इस्तेमाल किया। मार्गरेट ने इवान द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ा और उसे ऐसे चेहरे से देखा जैसे सचमुच कह रही हो, क्या मैं बेवकूफ़ जैसी दिखती हूँ? हालांकि जब नकली मार्गरेट ने उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहा तो वह खुश थी, फिर भी उसे लगा कि यह महिला उसके आईक्यू लेवल को कमतर आंक रही है। वह भी एक महिला है और जानती है कि मेकअप कैसे काम करता है। कोई भी मेकअप का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को इस हद तक नहीं बदल सकता। जब इवान ने देखा कि मार्गरेट उसे कैसे देख रही है तो उसने अपने सिर के पीछे खुजलाया जैसे कि वह शर्मिंदा महसूस कर रहा हो। मार्गरेट की आंखें ये देखकर झपकने लगी, लेकिन अचानक उसने देखा कि नकली मार्गरेट ने एक रुमाल निकाला है। रुमाल निकालने के बाद इवान पलटा और उससे अपना चेहरा पोंछने लगा। क्या वह सच कह रही थी? मार्गरेट ये सोचे बिना नहीं रह सकती कि नकली मार्गरेट रुमाल से अपना मेकअप पोंछ रही है। एक मिनट बाद नकली मार्गरेट ने अपना चेहरा पोंछना बंद कर दिया और पलट गई।
जब असली मार्गरेट ने इवान का नया चेहरा देखा तो वह पूरी तरह से अचंभित रह गई। नकली मार्गरेट अब लाल आंखों वाली नकली एंजेलिना जोली जैसी दिख रही थी। यह मेकअप आर्टिस्ट कौन था जिसने इस तरह का ईश्वरीय काम किया? मार्गरेट सोचे बिना नहीं रह सकी जब उसने देखा कि इवान का चेहरा रुमाल से पोंछने के बाद कैसे बदल गया। बेशक इवान के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, उसने बस अपने हुनर का इस्तेमाल करके रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए अपना चेहरा बदल दिया। क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो? इवान ने एक बार फिर टाइप किया और मार्गरेट की तरफ शर्म से देखा। वह एक पूर्ण मूर्ख की तरह दिख रहा था जिसने अभी अभी अपनी आदर्श को देखा था। मार्गरेट ने अपना सिर हिलाया, फिर भी वह उस बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहती थी जो उसने अभी अभी देखी थी। इवान ने एक किताब और एक पेन निकाला और उन्हें मार्गरेट को सौंप दिया, जिसने किताब पर हस्ताक्षर किए और इसे इवान को वापस दे दिया, जिसने मार्गरेट का ऑटोग्राफ लेने के बाद एक नकली खुश मुस्कान दिखाए। हालांकि मुझे खुशी है कि तुम मुझे अपना आदर्श मानते हो, लेकिन भविष्य में मेरे चेहरे का इस्तेमाल मत करना, ठीक है? मार्गरेट ने नकली एंजेलिना जोली से कहा और वहां से चलने लगी। भले ही कोई मुझे पैसे दे, मैं फिर कभी तुम्हारा चेहरा इस्तेमाल नहीं करूंगी, इवान ने मन ही मन कहा और राहत की सांस ली। चलो देखते हैं कि मैं ओलिविया को ढूंढ सकता हूं या नहीं, इवान ने सोचा और इमारत में प्रवेश करने ही वाला था कि उसने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। रुको, उसने मार्गरेट की आवाज़ सुनी और महसूस किया कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। इवान ने पलटकर कहा और मार्गरेट को उसके ठीक पीछे खड़ा देखा। ये लो, इसे ले लो। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक काला कार्ड निकाला और उसे दे दिया। अगर भविष्य में तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत हो तो बस रेवन ब्लैक गिल्ड में आ जाओ और यह कार्ड दिखाओ। इवान ने कार्ड लिया और मार्गरेट को नकली कृतज्ञता भरी नज़र से देखा। मार्गरेट इवान की कृतज्ञता भरी नज़र देखकर मुस्कुराए और वहां से चली गई। जब वह मुझसे मिलने आएगी तो मैं उसका मेकअप करने वाले मेकअप आर्टिस्ट के बारे में पूछूंगी, मार्गरेट वहां से दूर जाते हुए सोचती रही। इवान उसे दूर जाते हुए देखता रहा और जब वह उसकी नज़रों से ओझल हो गई तभी वह इमारत में घुसने के लिए मुड़ा। सुरक्षा गार्ड जो सब कुछ देख रहा था वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया जब उसने दो बेहतरीन दिखने वाली महिलाओं के बीच बातचीत का अजीब तरीका देखा। इवान ने अपनी आंखों के कोने से गार्ड को देखा और इमारत के अंदर चला गया। मार्गरेट के साथ जिस तरह से उसने बात की उससे वह पूरी तरह शर्मिंदा था। अरे, मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे इस तरह एक बूढ़ी औरत की चापलूसी करनी पड़ी। हालांकि मार्गरेट दिखने में 20 के करीब की लगती है, लेकिन असल में वह कम से कम 60 साल की है। इवान वहां से जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन उसे अभी भी ये पुष्टि करनी थी कि ओलिविया इमारत के अंदर है या नहीं। अब मैं यहाँ घमंडी नहीं बन सकता, इवान ने बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड को देखते हुए सोचा। अगर वह अब घमंडी बनने की कोशिश करता है तो वह सुरक्षा गार्ड निश्चित रूप से यह उजागर कर देगा कि वह असली मार्गरेट नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या मैं अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके ओलिविया को खोज सकता हूं, इवान ने मन ही मन कहा और एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। आमतौर पर उच्च श्रेणी के शिकारी महसूस कर सकते हैं कि लोग उन पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे इवान महसूस कर सकता था जब नाथन ने उस पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। लेकिन अगर आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति आपसे अधिक शक्तिशाली है तो जब वह आप पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करेगा तब भी आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। वर्तमान में इवान की आध्यात्मिक शक्ति लगभग एस रैंक के शिकारी के बराबर थी, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि ओलिविया उसे पहचान लेगी। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां बाहर की ओर फैल गईं और तुरंत पूरी इमारत को कवर कर लिया। इवान खुश हुआ जब उसने देखा कि वह इमारत के अंदर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग कर सकता है। लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर से गिर गई जब उसने देखा कि इमारत के अंदर के अधिकांश कमरे संरचनाओं द्वारा संरक्षित थे और वह उनके अंदर नहीं देख सकता था। क्या मुझे एक बेवकूफ़ की तरह बाहर उसका इंतजार करना होगा? इवान ने भौहें सिकुड़ी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अपनी सीमा तक करने की कोशिश की। लेकिन अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी वह संरचनाओं के कारण कमरों के अंदर नहीं देख सका। लगता है मुझे बस गिल्ड के बाहर इंतजार करना होगा, इवान ने सोचा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को वापस लेने वाला था जब उसने अचानक कुछ देखा। हालांकि वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अधिकांश कमरों के अंदर देखने में सक्षम नहीं था, उसने देखा कि वह गिल्ड बिल्डिंग के तहखाने में स्थित कुछ कमरों के अंदर देख सकता था। ये कमरे भी संरचनाओं द्वारा संरक्षित थे, लेकिन ये संरचनाएं इमारत के अन्य संरचनाओं की तुलना में स्पष्ट रूप से कमजोर थीं। जब इवान ने उन कमरों के अंदर देखा तो उसने देखा कि कुछ लोग जो थके हुए दिख रहे थे उनमें जोश से भरे हुए थे। इवान ने उन लोगों को देखकर भौहें चढ़ा लीं, लेकिन उन्हें उनकी बहुत परवाह नहीं थी, क्योंकि अपराधियों को कैद करना गिल्ड के लिए काफ़ी सामान्य बात है। उसने दूसरे कमरों में भी देखा और जब उसने देखा कि एक कमरे में राक्षस बंद हैं तो वह हैरान रह गया। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। उन्होंने अपने नए शिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें पकड़ा होगा, इवान ने सोचा जब उसने देखा कि ज़्यादातर राक्षस या डी रैंक के थे।
चलो यहाँ समय बर्बाद करने के बजाय बाहर ही इंतजार करते हैं, इवान ने सोचा जब उसे कुछ नहीं मिला और वह जाने ही वाला था कि उसने एक कमरे में कुछ देखा। यह क्या बकवास है, इवान ने अपने मन में जोर से चिल्लाया जब उसने एक कमरे में कई इंसानों को उल्टा लटका हुआ देखा। वे सभी खून से लथपथ थे और उनके शरीर पर भयंकर चोटें थीं। इवान ने उनकी जीवन शक्ति को महसूस करने की कोशिश की और पाया कि वे सभी मर चुके थे। ऐसा लगता है कि इन सभी लोगों को मारने से पहले उन्हें क्रूरता से प्रताड़ित किया गया था, इवान ने सोचा और अपना सिर हिलाया। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो उल्टा लटका हुआ था और उसे लगा कि वह आदमी उसे जाना पहचाना लग रहा है। इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उस आदमी को करीब से देखा और पाया कि उसका चेहरा भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसका पूरा शरीर जलने और कोड़े के निशानों से भरा हुआ था और उसकी एक आंख गायब थी। ये देखकर इवान ने भौहें सिकुड़ी और काफ़ी असहज महसूस किया, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर कांप उठा जब उसने उस आदमी के बर्बाद चेहरे को ध्यान से देखा। उसने गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया और महसूस किया कि उसका दिल भारी हो रहा है। उसने कमरे में लटके हुए अन्य लोगों के चेहरों को देखा और उनमें से कुछ को पहचानने में सक्षम था। ये कुतिया, इवान के अंदर गुस्सा भर गया जब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि आदमी का चेहरा उसे क्यों जाना पहचाना लग रहा था। जो लोग कमरे के अंदर लटके हुए थे वे वास्तव में टेरी और उसका गिरोह थे। उसे पता चल गया होगा कि टेरी और दूसरे लोग लियोन पर नज़र रख रहे थे और उसने उन्हें पकड़ लिया। इवान का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, उसकी सांसें भारी और तेज हो रही थीं। इस जीवन में दूसरी बार उसे लगा जैसे उसके भीतर भावनाओं का तूफान चल रहा है। पहली बार जब उसने नेफ्लियम शहर में सपना देखा था, उस समय जो भावनाएं उसे महसूस हो रही थीं, वे सपना देखने के बाद महसूस की गई भावनाओं से कहीं कमज़ोर थीं, लेकिन समय बीतने के साथ उसका गुस्सा बढ़ रहा था। जब मैं उन्हें ठीक से जानता भी नहीं हूं, तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इवान उलझन में था जब उसने अपनी उलझी हुई भावनाओं को महसूस किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उनकी मौत की वजह से उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जब उसने टेरी और दूसरे लोगों की लटकी हुई लाशों को देखा तो गुस्से की वजह से उसका दिमाग धुंधला होने लगा। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसके शरीर से एक खतरनाक आभा निकलने लगी। वह ये भी भूल गया कि वह अभी भी ट्वाइलाइट गिल्ड के अंदर है। जैसे ही वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोने वाला था, उसके स्टेटस विंडो पर कुछ नोटिफिकेशन चमकने लगे। आपका शीर्षक प्रतिक्रिया कर रहा है। 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 ये नोटिफिकेशन इवान की स्टेटस विंडो पर बिजली की गति से दिखाई देते और गायब होते रहे। सामान्य नोटिफिकेशन के विपरीत जो कभी गायब नहीं होते, ये नोटिफिकेशन कुछ सेकंड के लिए चमकने के बाद तुरंत उसकी स्टेटस विंडो से गायब हो गए। वे इतने तेज थे कि इवान को उनके बारे में पता भी नहीं चला। जैसे ही नोटिफिकेशन उसकी स्टेटस विंडो पर चमके, इवान को लगा कि उसका गुस्सा गायब होने लगा है और उसकी भारी और तेज सांसें सामान्य हो गईं। इवान की आंखें, जो एक पल पहले गुस्से से भरी थीं, ठंडी होने लगीं और उनमें ठंड के अलावा कोई भावना नहीं दिख रही थी। गिल्ड बिल्डिंग में मौजूद लोग अनिश्चितता के साथ इवान की दिशा में देखने लगे। अभी कुछ पल पहले उन्हें उसके शरीर से एक खतरनाक आभा निकलती हुई महसूस हुई, लेकिन वह आभा अचानक गायब हो गई और अब उन्हें उसके शरीर से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक महसूस हो रही थी। उसके आसपास का तापमान गिरने लगा। जब लोगों ने उसकी गहरी लाल आंखों में देखा तो उन्हें लगा कि वे किसी रसातल में देख रहे हैं। अचानक इवान की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां और भी शक्तिशाली हो गईं। गिल्ड बिल्डिंग के कमरों को ढकने वाली संरचनाएं उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं थीं और वह आखिरकार सभी कमरों के अंदर देखने में सक्षम हो गया। इवान का चेहरा तब भी ठंडा रहा जब वह कमरों के अंदर देखने में सक्षम था। उसने एक एक करके सभी कमरों की तलाशी ली और कुछ सेकंड के बाद उसने आखिरकार एक कमरे के अंदर ओलिविया को देखा। ओलिविया, जो अपनी आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठी थी, को अचानक हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड का एहसास हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह अपनी कुर्सी से उठी और सावधानी से चारों ओर देखने लगी। अचानक उसे जो ठंड लग रही थी वह गायब हो गई और कमरे का माहौल सामान्य हो गया। जब ठंड अचानक गायब हो गई तो ओलिविया के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने अपने हाथों को देखा और पाया कि वे कांप रहे थे। ओलिविया ने लार टपकाते हुए कहा, आखिर वह ठंड क्या थी? ओलिविया को देखकर इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को वापस ले लिया। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और आखिरी बार टेरी और उसके गिरोह के लटके हुए शवों को देखा। आपका शीर्षक प्रतिक्रिया कर रहा है। आपका शीर्षक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिक्रिया कर रहा है। जब उसने उनके लटके हुए शवों को देखा तो उसके चारों ओर की ठंडी आभा और भी तेज हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और इमारत के दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही लोगों ने इवान को जाते देखा, वे सभी राहत की सांस लेने लगे।
किसी कारण से वहां मौजूद सभी लोग इवान को देखकर बहुत असहज महसूस कर रहे थे। उस महिला को आखिर क्या हो गया था? एक आदमी ने इवान नकली एंजेलिना जोली को देखते हुए पूछा। अगर तुम इतनी उत्सुक हो तो तुम उससे जाकर पूछ सकते हो, उसके बगल में खड़ी महिला ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा। जब इवान बाहर आया तो दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्ड को लगा कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कि आपको एक बार देख लेना चाहिए। वह एक कदम पीछे हट गया और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। इस मूक सुंदरी को क्या हुआ? सुरक्षा गार्ड ने अंदर से सोचा और पहले जैसा डर महसूस किया। कुछ ही पल पहले उसने देखा कि इवान नकली एंजेलिना जोली मार्गरेट से शर्मीले चेहरे के साथ बात कर रही थी, लेकिन अब जब उसने उसके चेहरे को देखा तो उसे लगा कि डर के कारण उसका शरीर जम गया है। इवान ने सुरक्षा गार्ड को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और बिना रुके वहां से चला गया। वह एक गली में गया और ये देखने के बाद कि वहां कोई नहीं है, उसका चेहरा सामान्य होने लगा। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन इस समय उसे कोई भावना महसूस नहीं हो रही थी। गिल्ड बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी और वह वैसा ही रहा। उसने शैडो विंग्स का इस्तेमाल किया और आसमान में उड़ गया। शैडो विंग्स का इस्तेमाल करके वह ट्वाइलाइट मून गिल्ड के हवाई क्षेत्र में वापस आ गया। वह आकाश में काफ़ी ऊंचाई पर तैर रहा था, इसलिए अन्य लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। वहां रुकने के बाद वह गिल्ड बिल्डिंग को ठंडी आंखों से देखता रहा। पहले जब वह 5 मिनट में ही अपना धैर्य खो देता था, उसके विपरीत इस बार उसे 3 घंटे बाद भी गुस्सा नहीं आया। 3 घंटे के इंतजार के बाद इवान ने आखिरकार ओलिविया को बिल्डिंग से बाहर आते और पार्किंग की ओर बढ़ते देखा। आपका शीर्षक प्रतिक्रिया कर रहा है। आपका शीर्षक प्रतिक्रिया कर रहा है। जब इवान ने ओलिविया को देखा तो उसकी आंखों में ठंडक और भी बढ़ गई। अपनी कार में बैठने के बाद ओलिविया शहर के दक्षिणी हिस्से में चली गई जहां उसका घर था। इवान ने छाया पंखों का उपयोग करके उसका पीछा किया और उसकी कार को देखता रहा। ओलिविया गाड़ी चलाते समय बहुत असहज लग रही थी क्योंकि गिल्ड बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद से ही उसे एक ठंडी नज़र लग रही थी। आखिर यह असहजता क्या है? ओलिविया ने अपने आसपास देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। इवान को लगा कि उस क्षेत्र में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक भावना फैल रही है, लेकिन वह आसमान में बहुत ऊपर था, इसलिए उसे इसकी परवाह नहीं थी। ओलिविया ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अपने आसपास के क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैं शायद बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, ओलिविया ने खुद से कहा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। मुझे अभी भी उस कमीने को ढूंढना है जिसने मुझे फंसाया और उस मनोरोगी महिला को मेरे गिल्ड में भेजा। 30 मिनट की ड्राइविंग के बाद ओलिविया की कार एक बड़ी हवेली के सामने रुकी। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वह अपनी कार अंदर ले गई। जब वह कार पार्क करके बाहर आई तो इवान ने उसकी तरफ देखा। ओलिविया को कार से बाहर आते देखकर इवान ने कुछ नहीं किया। जल्द ही ओलिविया पार्किंग स्थल से निकल गई और हवेली की इमारत के अंदर चली गई। इवान ने ओलिविया के इमारत के अंदर जाने के बाद 1 और घंटे तक इंतजार किया। 1 घंटे के बाद इवान की आंखों में ठंडक की चमक आ गई और उसने अपना हाथ हिलाया। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, उसके हाथों में एक चांदी के रंग का धनुष दिखाई दिया जिस पर कई तरह के रून उकेरे गए थे। इवान ने बड़ी हवेली को ठंडे मन से देखा। आपका शीर्षक प्रतिक्रिया कर रहा है। आपका शीर्षक प्रतिक्रिया कर रहा है। उसकी स्थिति विंडो पर अभी भी नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे थे और गायब हो रहे थे। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथों में एक चांदी के रंग का धनुष दिखाई दिया। मूनलाइट बो ए रैंक प्राचीन मूनवुड से बना एक धनुष जिसमें चंद्र जादू भरा हुआ है। जब धनुष से एक तीर खींचा और छोड़ा जाता है तो यह नर्म चांदी की रोशनी से चमकता है, जिससे इसे बढ़ी हुई सटीकता और जादुई बाधाओं को भेदने की क्षमता मिलती है। पूर्णिमा की रोशनी में धनुष की शक्ति और भी बढ़ जाती है और इसके तीर अपने मालिक की इच्छा पर अपने लक्ष्य को ठीक करने या कमजोर करने के लिए चांदनी को चैनल कर सकते हैं। इवान ने धनुष को हवेली की ओर निशाना बनाया और हवा में हेरफेर करने का कौशल सक्रिय किया। जैसे ही उसने हवा में हेरफेर किया, धनुष में एक तीर बनना शुरू हो गया। तीर का रंग हल्का हरा था और जैसे जैसे उसने इसमें और अधिक मन डाला, तीर का रंग गहरा हरा होने लगा। सिर्फ 1 मिनट में तीर का रंग इतना गहरा हो गया कि वह काले तीर जैसा दिखने लगा। अलबेलू, इवान ने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा और उसके पीछे माथे पर एक बड़ा सींग वाला 5 मीटर लंबा काला भेड़िया दिखाई दिया। दिखाई देने के बाद अलबेलू ने चांदनी धनुष में अपनी बिजली की शक्ति डालना शुरू कर दिया। चटक, गहरे हरे तीर के चारों ओर बिजली की चमक चटकने लगी और चारों ओर विनाशकारी आभा फैल गई। कुछ ही सेकंड में पूरा गहरा हरा तीर बैंगनी बिजली के साथ चटकने लगा। तीर के अंदर हवा और बिजली के तत्व पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। तीर की शक्ति इस हद तक पहुंच गई कि उसके आसपास का स्थान भी मुड़ने लगा।
आमतौर पर यह असंभव होता, लेकिन इवान ने तीर बनाते समय थोड़ी मात्रा में छाया ऊर्जा का इस्तेमाल किया। छाया ऊर्जा के कारण तीर की विनाशकारी शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर पर पहुंच गई। चांदनी धनुष, जो कि सिर्फ एक रैंक की कलाकृति थी, तीर की विनाशकारी शक्ति के कारण हिलने लगी। जब इवान ने देखा कि धनुष अपनी सीमा पर है, तो उसने अल्बेलू को रुकने का इशारा किया। जैसे ही अल्बेलू रुका, A1, A2 और एडम भी इवान के छाया भंडार से बाहर आ गए। पूरी हवेली को ढंक दो, इवान ने चांदनी से अपनी आंखें हटाए बिना कहा। चटक, बैंगनी बिजली अल्बेलू, A1 और A2 के चारों ओर चटकने लगी। उनके माथे पर लंबे सींग चमक उठे और बिजली के गुंबद ने पूरी हवेली को ढंक दिया। एडम ने भी अपने कौशल का इस्तेमाल किया और अपनी गुरुत्वाकर्षण ढाल के साथ बिजली की बाधा को मजबूत किया। ओलिविया सोने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा कि उसकी पूरी हवेली में एक विनाशकारी आभा छा गई है। तुरंत उसे वापस आते समय महसूस होने वाली ठंड का ख्याल आया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसने तुरंत अपना एजोर रैंक कवच निकाला और उसे पहन लिया। कवच हरे रंग का था और उस पर कई तरह के रून उकेरे गए थे। जैसे ही उसने कवच पहनना समाप्त किया, खिड़की से उसने देखा कि एक बिजली का गुंबद उसकी पूरी हवेली को ढंक रहा है। ओलिविया का दिल कांप उठा जब उसने बिजली के गुंबद को देखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इस गुंबद को नहीं तोड़ सकती। गुंबद को इवान के 4 सबसे मजबूत छाया मरे हुओं ने बनाया था, इसलिए ये सामान्य था कि ओलिविया इसे नहीं तोड़ सकती। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। अचानक उसके शरीर में भय की भावना भर गई और उसकी सहज प्रवृत्ति चीखने लगी, उसे आसन विनाश के बारे में चेतावनी देने लगी। जब इवान ने देखा कि पूरी हवेली बिजली की बाधा से पूरी तरह ढकी हुई है, तो उसने और इंतजार नहीं किया और तीर छोड़ दिया। तीर गहरे हरे बैंगनी प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और हवेली की ओर चला गया। जैसे ही इवान ने तीर छोड़ा, ओलिविया भी हवेली से बाहर आ गई। तीर की बिजली की गति के कारण वह केवल गहरे हरे रंग की रोशनी की एक लकीर देख पाई जो विनाशकारी आभा छोड़ रही थी और हवेली से टकराए। जिस क्षण तीर हवेली से टकराया, दुनिया ने अपनी सांस रोक ली। क्षेत्र में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है, मानो प्रकृति स्वयं ही इस दुष्टता से पीछे हट रही हो। जब ओलिविया ने देखा कि प्रकाश की किरण उसके घर पर गिर रही है, तो उसके शरीर के सभी बाल खड़े हो गए और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसकी सुरक्षात्मक कलाकृति अपने आप सक्रिय हो गई। तीर के हवेली की संरचना पर लगने से हवा और बिजली का एक विशाल विस्फोट हुआ। एक गगनभेदी गर्जना ने धरती की नींव को हिला दिया और नीली सफेद रोशनी की एक चमकदार चमक ने संपत्ति को घेर लिया। ओलिविया अपने जीवन रक्षक कलाकृति द्वारा बनाए गए अवरोध के साथ साथ शॉकवेव से उड़ गई। वह अल्बेलू और अन्य लोगों के बिजली अवरोध से टकरा गई, जो तीर के शक्तिशाली प्रभाव के कारण हिल रहा था। तीर के प्रभाव ने हवेली की नींव को चीर दिया, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी पतन हुआ। ओलिविया को शॉकवेव से उड़ाए जाने के बाद भी होश नहीं आया था कि उसने देखा कि हवेली के बीच से हवा और बिजली का एक तूफान फूट पड़ा, जहां पहले तीर लगा था। क्रैकल, हवा चीख रही थी और बिजली चमक रही थी, क्योंकि दोनों अराजक तत्वों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। ओलिविया के चेहरे पर भय से भरा भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसने हवा और बिजली के तूफान को अपनी ओर आते देखा। क्रैक क्रैक, जब हवा बिजली का तूफान ओलिविया के अवरोध से टकराया तो उसमें दरार पड़ने लगी। फूक, ओलिविया ने जोर से गाली दी और अपनी कलाकृति अवरोध को मजबूत करने के लिए एक और अवरोध बनाया। क्रैक क्रैक, लेकिन विनाशकारी तूफान बहुत शक्तिशाली था और अवरोध को मजबूत करने के बाद भी उस पर दरारें बढ़ती रहीं। लानत है, ओलिविया ने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर देखा और चांदी के रंग के कागज का एक टुकड़ा निकाला। चांदी के रंग के कागज पर एक अजीब रून उकेरा हुआ था। कागज निकालने के बाद उसने उसे बैरियर पर चिपका दिया। जैसे ही उसने उसे बैरियर पर चिपकाया, उस पर उकेरा गया रून चमक उठा और पूरे बैरियर को चांदी के रंग की रोशनी से ढक दिया। जब चांदी के रंग की रोशनी बैरियर पर छा गई, तो उस पर दरारें गायब होने लगीं और इसकी रक्षात्मक शक्ति दूसरे स्तर तक बढ़ गई। ओलिविया ने यह देखकर राहत की सांस ली और उस व्यक्ति की तलाश करने ही वाली थी जिसने उस पर हमला किया था। तभी कुछ शक्तिशाली आभा ने आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। चीख चीख, कड़कड़ाहट, क्षेत्र में भेड़ियों की चीखें फिर से सुनाई देने लगी और आकाश अचानक बैंगनी बिजली से भर गया। ओलिविया चौंक गई जब उसने अचानक एक जोड़ रैंक वाले राक्षस और 3 रैंक वालों की आभा महसूस की। उसने ऊपर देखा और उसका शरीर कांप उठा जब उसने 3 काले रंग के बिजली के भेड़ियों को देखा और एक मानव राक्षस उसे घूर रहा था। बिजली के गुंबद का शीर्ष, जो पूरे हवेली को कवर कर रहा था, बैंगनी बिजली के चापों से चटक रहा था। सैकड़ों बिजली के चाप थे और वे सांपों की तरह इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? ओलिविया ने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ बड़बड़ाया जब उसने 4 उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों को देखा। वह अभी भी एस्टार्ट सिटी के अंदर थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि ये उच्च रैंकिंग वाले राक्षस यहाँ कैसे आ सकते हैं।
लेकिन अगले ही सेकंड में उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल आई जब उसने देखा कि एक व्यक्ति एजोर रैंक वाले बिजली के भेड़िए के पीछे खड़ा था। पूरा स्थान बैंगनी बिजली के चापों से रोशन था, इसलिए वह आसानी से उस व्यक्ति का चेहरा देख पा रही थी जो भेड़िए के पीछे खड़ा था। ये कैसे संभव है? ओलिविया ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा जब उसने इवान को भेड़िए के पीछे खड़े होकर अपना चांदनी धनुष पकड़े देखा। उसने अपना बैंगनी काला सनफायर कवच पहना हुआ था। भले ही कवच बैंगनी काला था, लेकिन यह अपने विशेष गुणों के कारण बिल्कुल भी भयानक नहीं लग रहा था। सनफायर कवच और चांदनी धनुष के कारण इवान एक पवित्र योद्धा की तरह लग रहा था, लेकिन ओलिविया को वह एक पवित्र योद्धा की तुलना में एक काला दानव अधिक लग रहा था। इवान का चेहरा अभी भी भावहीन था और उसकी गहरी काली आंखें ठंड से भरी हुई थीं। जब ओलिविया ने उन आंखों में देखा तो उसे एक बार फिर वही हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड महसूस हुई जो उसे पहले महसूस हो रही थी। आपका शीर्षक प्रतिक्रिया कर रहा है। आपका शीर्षक प्रतिक्रिया कर रहा है। जब इवान ने ओलिविया को देखा तो उसे लगा कि उसका दिल और भी ठंडा हो रहा है। अकादमी छोड़ने से पहले उसने किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जल्द से जल्द ओलिविया को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसकी योजना बदल गई। अगर वह उसे एक साधारण मौत देना चाहता तो वह उस पर पूरी ताकत से हमला कर सकता था। जब वह हवा बिजली के तूफान से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, वह उस समय अपने सभी छाया मरे हुओं के संयुक्त हमलों से उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन इस समय वह उसे एक साधारण मौत नहीं देना चाहता था। तुम इन राक्षसों के साथ क्या कर रहे हो? ओलिविया ने अपने सदमे को पार करते हुए इवान पर चिल्लाया। इवान ने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और अल्बेलू की पीठ पर अपना पैर थपथपाया। चीख, चटक चटक। जैसे ही इवान ने अल्बेलू की पीठ पर थपथपाया, वह जोर से चीख उठी और बिजली के गुंबद के शीर्ष पर घूम रहे सभी सांप जैसे बिजली के चाप ओलिविया की ओर बरसने लगे। चीख, चीख। और एक दो भी चीखे। उनके अग्रभाग पर सींग जल उठे और भी बिजली के चाप ओलिविया की ओर बढ़े। ओलिविया ने जब ये देखा तो उसका शरीर तनाव में आ गया, लेकिन उसने जो चांदी का रून इस्तेमाल किया था उसे याद करके उसका तनावग्रस्त शरीर तुरंत शांत हो गया। बूम बूम। बिजली के चापों ने उस अवरोध को गिरा दिया जो उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन उस पर कुछ दरारें बनाने के अलावा वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। और यहाँ तक कि बिजली के चापों द्वारा बनाई गई दरारें भी रून से निकलने वाली चांदी की रोशनी से तुरंत ठीक हो गईं। मुझे नहीं पता कि तुम इन राक्षसों को शहर के अंदर कैसे लाए या तुम उन्हें कैसे नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन तुम इस अवरोध को नहीं तोड़ सकते। ओलिविया ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब दूसरे शिकारी यहाँ आ जाएंगे और फिर तुम्हारे लिए ये सब खत्म हो जाएगा। अगर यह सिर्फ इवान होता तो वह पहले ही अवरोध से बाहर आ जाती और उस पर हमला कर देती, लेकिन एक A+ रैंक लाइटनिंग वुल्फ और 3 अन्य रैंक मॉन्स्टर्स का सामना करना उसके लिए भी आसान नहीं था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह कुछ भी करने से पहले अन्य शिकारियों के यहाँ आने का इंतजार करना चाहती थी। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने देखा कि बाधा अभी भी ठीक थी, भले ही उस पर अल्बेलू, A1 और A2 द्वारा हमला किया जा रहा था। अपने हमले बंद मत करो, इवान ने अल्बेलू और अन्य लोगों से कहा जिन्होंने और भी अधिक उग्रता के साथ बाधा पर हमला किया। तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो अंडरस्को। ओलिविया इवान का मजाक उड़ाने ही वाली थी कि भेड़ियों ने बाधा पर और भी अधिक उग्रता से हमला किया जब उसने देखा कि इवान अचानक A+ रैंक वाले भेड़िए के पीछे से गायब हो गया। इवान बाधा के ऊपर दिखाई दिया और उस पर रौंद दिया। बिजली के चापों द्वारा बनाई गई दरारें बढ़ गईं और बाधा के चारों ओर की जमीन प्रभाव के कारण नीचे धंस गई। इवान की गति के कारण ओलिविया स्तब्ध थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाती, इवान के शरीर से एक काली आभा फूट पड़ी। टूट जाओ, इवान ने ठंडी आवाज में कहा और दूसरी बार बाधा पर रौंद दिया। रूम से निकलने वाली चांदी की रोशनी ने बाधा पर दरारों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह इसे ठीक कर पाती, इवान के पैर से छाया ऊर्जा बह निकली जिसका इस्तेमाल उसने बाधा पर रौंदने के लिए किया। बाधा टूटा। जब इवान ने छाया ऊर्जा का उपयोग किया तो बाधा तुरंत टूट गई। बाधा को नष्ट करने के बाद भी इवान का पैर नहीं रुका और ओलिविया के चेहरे की ओर बढ़ता रहा। ओलिविया ने कभी नहीं सोचा था कि इवान इतनी आसानी से बाधा को तोड़ देगा, इसलिए वह उसके हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इवान के पैर ने ओलिविया के चेहरे पर सीधा वार किया और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। बाधा को तोड़ने के बाद उसके पैर में बहुत अधिक शक्ति नहीं बची थी, लेकिन ओलिविया की नाक और कुछ दांत अभी भी टूट गए थे। वह 20 मीटर दूर जा गिरी और एक चिट्ठे की गुड़िया की तरह जमीन पर लुढ़क गई। फूक! ओलिविया ने गाली दी और अपने दांत टूटने के बाद अपने मुंह में भरा खून थूक दिया। वह खड़ी हो गई और इवान को घृणा भरी आंखों से घूरने लगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, कमीने, उसने दहाड़ लगाई और उसकी ओर बढ़ने ही वाली थी कि A1 और A2 उसके बाएं और दाएं तरफ दिखाई दिए। उनके दोनों पंजे बिजली से ढके हुए थे और उन्होंने उसकी दोनों भुजाओं पर वार किया। चले जाओ, ओलिविया चिल्लाई और उसके शरीर से एक ऊर्जा तरंग निकली जिसने A1 और A2 को दूर धकेल दिया।
जैसे ही उसने A1 और A2 को दूर धकेला, उसने देखा कि इवान अपने छाया पंखों का उपयोग करके उसकी ओर उड़ रहा है। जब ओलिविया ने इवान को देखा तो उसकी आंखें जम गईं और बिना किसी दूसरे विचार के उसने उस पर अपना सबसे शक्तिशाली कौशल इस्तेमाल किया। उसके हाथ में तुरंत एक काली गेंद बन गई और उसने उसे इवान की ओर फेंक दिया। आत्मा विनाश अभिशाप अद्वितीय कौशल। यह अभिशाप सीधे लक्ष्य की आत्मा पर हमला करता है, जिससे उसका शरीर से संबंध टूट जाता है। अभिशाप लक्ष्य की आत्मा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। यदि लक्ष्य की आत्मा पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है तो अभिशाप की चपेट में आने के बाद तत्काल मृत्यु की बहुत अधिक संभावना है। इवान ने काली गेंद को बिजली की गति से अपनी ओर आते देखा। जैसे ही उसने काली गेंद को देखा, उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं और काली गेंद को चकमा देने के बजाय वह ओलिविया की ओर बढ़ता रहा। इवान ने अभिशाप को चकमा नहीं दिया और यह सफलतापूर्वक उस पर लग गया। जब वह आत्मा विनाश अभिशाप से मारा गया तो उसका पूरा शरीर एक काली आभा से घिरा हुआ था। तुम मर चुके हो, कमीने। ओलिविया ने हंसते हुए अपने टूटे हुए दांत दिखाए जब उसने देखा कि इवान उसके हमले से बच नहीं पा रहा था। लेकिन हंसने के बाद वह अपना मुंह बंद कर पाती। इवान को ढंकने वाली काली आभा गायब हो गई और वह उसके सामने आ गया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। हाहा अंडस्को। ओलिविया अभी भी हंस रही थी जब उसने देखा कि इवान अचानक उसके सामने आ गया और उसके हमले से बचना चाहती थी। लेकिन हवा के हेरफेर और अस्थायी वेग का उपयोग करने के कारण इवान बहुत तेज था। इससे पहले कि ओलिविया समझ पाती कि इवान पूरी तरह से ठीक है, उसकी मुट्ठी ने उसके हंसते हुए चेहरे पर वार किया और उसके बचे हुए दांत टूट गए। कचा। ओलिविया खून से लथपथ मुंह और टूटे जबड़े के साथ उड़ गई। वह अल्बेलू और अन्य लोगों द्वारा बनाए गए बिजली के अवरोध से टकराने ही वाली थी कि कुछ बिजली की जंजीरों ने उसे बीच हवा में पकड़ लिया। क्रैकल। आरगे। ओलिविया दर्द से चिल्लाई जब बिजली जंजीरों के माध्यम से उसके शरीर में घुस गई और उसके आंतरिक अंगों पर लगी। अचानक ओलिविया ने महसूस किया कि उसके शरीर पर पहाड़ को कुचलने वाला भार पड़ रहा है और उसकी कुछ टूटी हुई हड्डियां टूट गईं। एडम ने ओलिविया की सभी हड्डियों को कुचलने की कोशिश में अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया। आरगे। ओलिविया की आंखों, कानों और नाक से खून निकलने लगा। बिजली गिरने से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी अधिकांश टूटी हुई हड्डियां टूट गईं। इवान ने ओलिविया की चीख को अनदेखा किया और A1 और A2 को वापस अपने शैडो स्टोरेज में बुलाया। वह एलेब्लू की पीठ पर कूद गया और एडम को देखा। एडम ने तुरंत अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और एलेब्लू की पीठ पर चढ़ गया। जब एडम ने ओलिविया पर अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग करना बंद कर दिया तो वह पहले से ही बेहोश होने की कगार पर थी। चलो चलते हैं, इवान ने एलेब्लू से कहा जो जोर से चिल्लाया। उसके माथे पर सींग बिजली के साथ चटकने लगा और हवेली को ढकने वाला अवरोध गायब हो गया। उसी समय अल्बेलू के शरीर से और अधिक बिजली की जंजीरें निकलीं और ओलिविया के शरीर को बांध दिया। चटक। बिजली एलेब्लू के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाती रही और यह बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गई जो तुरंत आकाश में गायब हो गई। एडम ने उनके वजन को कम करने के लिए गुरुत्वाकर्षण हेरफेर का इस्तेमाल किया जिससे अल्बेलू की गति और भी बढ़ गई। इवान ने उनके चारों ओर से सभी वायु प्रतिरोध को हटाने के लिए हवा के हेरफेर का भी इस्तेमाल किया। कुछ ही सेकंड में अल्बेलू दसियों किलोमीटर दूर चला गया और हवेली से पर्याप्त दूरी बना ली। जब अल्बेलू जंगल की ओर बढ़ रहा था, इवान ने ओलिविया के श्राप से पीड़ित होने के बाद प्राप्त सूचनाओं को देखा। आपके शीर्षक रूलर ऑफ द शैडो रीलम का दूसरा प्रभाव सक्रिय हुआ। आपके शीर्षक रूलर ऑफ द शैडो रीलम के निम्नलिखित प्रभाव हैं। 1. अब आप छाया ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। 2. आप मूल स्तर से नीचे के सभी शापों और दोषों से प्रतिरक्षित हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब इवान ने अपने शीर्षक के नए प्रभाव को देखा तब भी उसका चेहरा वैसा ही रहा और उसे कोई भावना महसूस नहीं हुई। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। उसने अपनी स्थिति विंडो बंद की और ओलिविया को देखा जो बिजली की जंजीरों के कारण दर्द में चिल्ला रही थी जो उसके शरीर के अंदर शक्तिशाली बिजली भेज रही थी। इवान के जाने के 3 मिनट बाद कुछ शक्तिशाली आभाएं ओलिविया की हवेली के स्थान पर पहुंचीं। हालांकि हवेली बिजली की बाधा से ढकी हुई थी, फिर भी कई लोगों ने तीर की विनाशकारी ऊर्जा तरंगों को महसूस किया और शिकारी संघ को इसके बारे में सूचित किया। जल्द ही A रैंक और 3B जोड़ रैंक के शिकारी ओलिविया की हवेली के पास पहुंच गए। A रैंक का शिकारी एलन था जिसे इवान ने कल अकादमी में देखा था। जब एलन और अन्य 3 शिकारियों ने पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हवेली को देखा तो वे दंग रह गए। उन सभी को पता था कि यह ओलिविया की हवेली थी जो A जोड़ रैंक की शिकारी है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि A जोड़ रैंक के शिकारी की हवेली पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यहाँ क्या हुआ? B जोड़ रैंक के एक शिकारी ने पूछा जब उसने चमकती बिजली और तेज हवा को देखा जो अभी भी हवेली को घेरे हुए थी। एलन भी अवाक रह गया क्योंकि उसे लग रहा था कि हवेली को ढकने वाली बिजली की चाप निश्चित रूप से सामान्य नहीं थी। सेबेस्टियन को भी इस घटना की खबर मिली और जब उसे रिपोर्ट मिली तो उसका घोड़ा कांप उठा।
आखिर वह आदमी कितना ताकतवर है। सेबेस्टियन ने स्थिति के बारे में सुनकर बुदबुदाया। इवान अभी भी उसकी नज़र में जोरैंक का शिकारी था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने ओलिविया की देखभाल कैसे की जो जोरैंक की शिकारी है। ओलिविया की हवेली शहर के दक्षिणी प्रवेश द्वार से ज़्यादा दूर नहीं थी। अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से अल्बेलू को वहां पहुंचने और शहर से बाहर निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से शहर के प्रवेश द्वार पर तैनात शहर के पहरेदार अल्बेलू को शहर से निकलते हुए देख भी नहीं पाए। उन्हें बस एक किरण दिखाई दी, बैंगनी रंग की रोशनी जो गेट से होकर गुजरी और तुरंत आसमान में गायब हो गई। शहर छोड़ने के बाद इवान ने अल्बेलू को जंगल में और आगे बढ़ने के लिए कहा। इवान की आवाज़ सुनकर अल्बेलू के चारों ओर बिजली और भी तेज़ हो गई और एक प्रचंड तूफान की तरह ये जंगल में और आगे बढ़ गई। कुछ ही मिनटों में अल्बेलू शहर से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था। जब इवान को लगा कि दूरी काफ़ी है तो उसने अल्बेलू से रुकने और ओलिविया को छोड़ने के लिए कहा जो अभी भी बिजली की वजह से चिल्ला रही थी। अल्बेलू हवा में ही रुक गई और ओलिविया को बांधने वाली जंजीरें गायब हो गईं। ओलिविया आसमान से नीचे गिरने लगी, लेकिन इवान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से एक बर्फ की जंजीर निकली जो गिरती हुई ओलिविया के चारों ओर लिपट गई। ओलिविया को पकड़ने के बाद इवान ने अपने छाया पंखों का इस्तेमाल किया और ऊपर की ओर उड़ गया। ओलिविया का शरीर अल्बेलू की बिजली की वजह से अभी भी सुन्न था, इसलिए जब इवान ने उसे पकड़ा तो वह हिल नहीं पा रही थी। इवान उसे 200 मीटर ऊपर आसमान में ले गया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी और उसने एडम को देखा जो उससे 100 मीटर नीचे तैर रहा था। एडम को देखने के बाद इवान ने बर्फ की चेन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जब इवान ने अपनी बर्फ की चेन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो ओलिविया आसमान से नीचे गिरने लगी। इवान के शरीर से एक नीली आभा फूट पड़ी और उसने गिरती हुई ओलिविया पर बेरहमी से पैर पटक दिए। ओलिविया ने बीच हवा में जोर से खांसी और एक उल्कापिंड की तरह जमीन की ओर उड़ गई। जैसे ही वह उस क्षेत्र से गुजरी जहां एडम तैर रहा था, उसने गुरुत्वाकर्षण हेरफेर का इस्तेमाल किया और गिरती हुई ओलिविया के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण को और भी बढ़ा दिया। गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के कारण ओलिविया की गिरने की गति और भी बढ़ गई और एक असली उल्कापिंड की तरह वह जमीन पर गिर गई और इस प्रक्रिया में एक बड़ा गड्ढा बन गया